हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रीडिंग वाला में। आज के वीडियो में हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट की सीरीज में मध्यकालीन इतिहास के नोट्स को चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करेंगे। इस नोट्स में मध्यकालीन इतिहास चैप्टर 12 से स्टार्ट होकर चैप्टर 20 पर जाके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इसमें कुल 9 चैप्टर हैं, जिसे हम लोग 9 दिन के क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है उन दोस्तों के लिए जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर नंबर 12, भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। भारत में 8वीं शताब्दी को प्राचीन भारत की समाप्ति तथा मध्यकालीन भारत के आरंभ के रूप में चिन्हित किया गया है। इस समय भारतीय समाज के अनेक पहलुओं में बदलाव आए। इसके राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं ने सामाजिक नियमों, धार्मिक, भाषा और कला आदि सभी को प्रभावित किया। भारतीय इतिहास में मध्यकाल का आरंभ। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के काल को प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। प्रारंभिक मध्यकाल के संबंध में जानकारी के अधिकांश स्रोत ताम्रपत्र, अभिलेख एवं शिलालेख, विविध प्रकार की साहित्य रचनाएं हैं। प्राचीन भारत की तुलना में मध्यकालीन भारत के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, जैसे ताम्रपत्रों या प्रशस्त्रों पर शिलालेख के द्वारा। इस काल में अधिकांश प्रारंभिक लेखन ताड़पत्रों और वृक्षों की छाल पर होता था, लेकिन 13वीं सदी से लेखन के लिए कागज का उपयोग किया जाने लगा। भारत में अरब आक्रमण। अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पश्चिम भारत में स्थित सिंध पर विजय प्राप्त की। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम बसरा के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम को वर्तमान राजस्थान के स्थानीय शासकों द्वारा भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन सिंध पर उसका शासन स्थापित हुआ। अरब व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अनेक बस्तियां स्थापित की और एशिया के अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले व्यापार में भाग लिया। भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव अरबों के आक्रमण के पश्चात हुआ। अरबों के साथ भारत न केवल इस्लाम का आगमन हुआ, बल्कि नई संस्कृतियों का भी आगमन हुआ। तत्पश्चात भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। अरब के लोग यहाँ स्थानीय लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे तथा एशिया के अन्य क्षेत्रों के साथ भारतीय व्यापार में भाग लेते थे। भारत पर तुर्क आक्रमण। 1000 से 1200 ईस्वी तक के काल के दौरान पश्चिम एवं मध्य एशिया तथा उत्तर भारत में तीव्र परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इस काल के अंतिम चरण में तुर्कों ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर भारत में प्रवेश किया। गजनबी। 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ट्रांस अक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ भाग पर समानी शासकों का शासन था, जो ईरानी मूल के थे। समानी सूबेदारों में अलप्तगीन नामक एक तुर्क गुलाम भी था। कालांतर में इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। 990 से 991 ईस्वी में अलप्तगीन के दास और दामाद सुबक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और जलालाबाद एवं काबुल को गजनी राज के अधीन कर लिया। महमूद गजनी ने भी इस युद्ध में भाग लिया था।
सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। महमूद गजनबी गजनी के राज सिंहासन पर 998 से 1030 ईस्वी तक आसीन रहा। महमूद गजनबी ने स्वयं के विषय में यह दावा किया कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज है। इसके शासनकाल में फारसी भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहन मिला। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके शुरुआती आक्रमणों का लक्ष्य पेशावर और पंजाब पर शासन करने वाले हिंदू शाही राज के शासक थे। हिंदू शाही राज के राजधानी वह हिंद थी, जिसे पेशावर कहा जाता था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात सेल्जुकों की शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य में सीरिया, ईरान, ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र शामिल थे। सेल्जुक तुर्कों ने खुरासान पर अधिकार के लिए गजनबी राज से युद्ध किया। अलबरूनी और किताब उल हिंद। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अलबरूनी अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल है। अलबरूनी संभवतः ग्रीक भाषा नहीं जानता था। अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त होने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। इसने पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए इसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में भी अनुवाद किया था। भारत पर महमूद गजनबी के प्रमुख आक्रमण। राज्य है, वर्ष और संबंधित विशिष्ट तथ्य। जयपाल 1001 ईस्वी में इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुआ तथा हिंदू शाही राजधानी ध्वस्त कर दिया गया। धन तथा हाथी देकर जयपाल मुक्त हुआ तथा अपमानित जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। भेरा विजय 1003 ईस्वी में महमूद गजनबी के अगला आक्रमण झेलम तट पर स्थित भेरा पर किया। भेरा को जीतने के पश्चात महमूद गजनबी क्रूरतापूर्वक वहां से विशाल संपत्ति लूटकर गजनी वापस आ गया। मुल्तान पर प्रथम आक्रमण 1006 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया तथा मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मुल्तान पर दूसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में महमूद ने सुखपाल को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन जल्द ही उसने इस्लाम को त्याग कर अपने मूल धर्म को अपना लिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। इससे नाराज होकर महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया तथा फतेह दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक बना दिया। आनंदपाल 1008 ईस्वी में हिंदू शाहियों ने नंदना को अपनी राजधानी बनाया, जो साल्ट रेंज में स्थित थी। महमूद ने नंदना को नष्ट किया तथा आनंदपाल ने समर्पण किया। थानेश्वर 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। दिल्ली के शासक ने विरोध किया, किंतु वह सफल रहा। कश्मीर में आक्रमण किया था 1015 ईस्वी में। लोहार वंश की शासिका रानी दीदा से महमूद पराजित हुआ था। यह भारत में महमूद की प्रथम पराजय थी। कन्नौज 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना युद्ध के ही पलायन कर गया।
राज्यपाल को दंडित करने हेतु कालिंजर के शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर ने शासकों का एक संघ बनाया तथा कनौज की गद्दी पर त्रिलोचन पाल को बैठा दिया। मथुरा और वृंदावन 1018 ईस्वी में क्षेत्रीय कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय पराजित हुआ। महमूद ने हिंदू तीर्थ स्थलों में भारी लूटपाट व तोड़फोड़ किया और मथुरा वृंदावन को पूर्णतः विध्वंस कर दिया गया। बुंदेलखंड 1020 ईस्वी में महमूद गजनबी ने विद्याधर की सेना को पराजित किया तथा विद्याधर युद्ध के मैदान में से भाग गए। कालिंजर लूट 1022 ईस्वी में महमूद ने 1022 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। शासक ने महमूद की अधीनता को स्वीकार किया और युद्ध के हार जाने के रूप में बड़ी धनराशि दिया। ग्वालियर पर आक्रमण 1021 ईस्वी में किया। महमूद गजनबी ने ग्वालियर के शासक कीर्तिराज को भी पराजित किया। सोमनाथ 1025 ईस्वी में काठियावाड़ के शासक भीमदेव बिना युद्ध के ही पलायन कर गया। पवित्र शिव मंदिर नष्ट करके लोगों की निर्मम हत्या की गई और लूट से अपार सामग्री प्राप्त हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद ने 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। यह महमूद का हिंदुस्तान के विरुद्ध अंतिम अभियान था। जाटों के विरुद्ध अभियान 1027 ईस्वी में महमूद का अंतिम बड़ा अभियान सिंध में जाटों के विरुद्ध था। उसने जाट क्षेत्रों को लूटा और उसमें आग लगा दिया। उसने पुरुषों को मार दिया तथा महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। यह महमूद द्वारा हिंदुस्तान में किया गया अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनबी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और वहां से अपने साथ अनेक विद्वान कवि को अपनी राजधानी गजनी ले गया। अलबरूनी भी उन्हीं में से एक था। गजनी में ही अलबरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ अनेक वर्ष बिताए, जहां इसने संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर तथा पंजाब का भ्रमण भी किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में किया। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसे धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों एवं प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित किया गया है। अलबरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया, जो संभवतः उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। अलबरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा के ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरणों से परिचित था। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी सभी कृतियां शामिल थी। अलबरूनी ने अपने ग्रंथों के लेखन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, यद्यपि वह इसमें परिवर्तन चाहता था। ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को मानने के बावजूद अलबरूनी अपवित्रता की अवधारणा को मानता था। इसके अनुसार अपवित्र वस्तु अपनी मूल स्थिति को पाने का प्रयास करते हैं। जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा को वह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध मानता था। जाति व्यवस्था के विषय में इसका विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों पर पूर्णतः आश्रित है। गजनबी के आक्रमण का प्रभाव।
गजनबी की पंजाब विजय के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने गंगा घाटी और राजपूताना पर लगातार अनेक आक्रमण किए और अनेक अवसरों पर उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध जीत भी प्राप्त की। मुस्लिम व्यापारियों का देश भारत में स्वागत किया क्योंकि वे मध्य तथा पश्चिम एशियाई देशों में भारत का व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे थे और व्यापार की वृद्धि से राज्य की समृद्धि बढ़ रही थी। इस काल में हिंदू और इस्लाम धर्मों तथा हिंदू और इस्लामी समाज के मध्य आदान प्रदान की एक प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। लाहौर अरबी और फारसी भाषाओं और साहित्य का केंद्र बन गया। तिलक जैसे हिंदू सेनापतियों ने गजनबी की सेना का नेतृत्व किया जिसमें हिंदू सैनिक भी शामिल थे। अगला है मोहम्मद गौरी। 12वीं सदी के मध्य के आसपास तुर्क कबाइलियों के अन्य समूह ने जो अंशतः बौद्ध लेकिन अंशतः पेगन पुराने धार्मिक विश्वास वाले जिसमें बहुत से देवताओं की पूजा होती थी थे सेल्जुक तुर्कों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए दो नई शक्तियों का उदय हुआ जिसमें एक था ईरान का ख्वारिज्मी साम्राज्य तथा दूसरा उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर नामक प्रदेश में स्थित गौरी साम्राज्य। गौरी वंश के शासक ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गजनी के सामंत शासकों के रूप में किया किंतु शीघ्र ही वे गजनवियों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 12वीं सदी के मध्य में अपने भाइयों के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करके भीषण आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के कारण क्षेत्र के लोग उसे जहांसोज अर्थात दुनिया को जलाने वाला कहने लगे। 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर शहाबुद्दीन मुहम्मद आसीन हुआ। इसी समय इसका बड़ा भाई गौर पर शासन कर रहा था। गोमल दर्रे को पार करते हुए मैजुद्दीन ने 1175 ईस्वी में मुल्तान तथा उच्छ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजपूताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया किंतु माउंट आबू के नजदीक हुए युद्ध में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने यह अनुभव किया कि उसे भारत को जीतना है तो पंजाब में एक मजबूत आधार बनाना अति महत्वपूर्ण है। 1190 ईस्वी तक मैजुद्दीन पेशावर लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। इसी समय उत्तर भारत में चौहानों की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चौहान शासक राजस्थान पर आक्रमण करने वाले अनेक तुर्कों को पराजित कर चुके थे। 12वीं सदी के मध्य के आसपास चौहान शासकों ने तोमर शासकों से दिल्ली को जीत लिया था। पंजाब की ओर इनकी शक्ति के विस्तार ने इन्हें गजनबी शासकों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान 1175 में मुल्तान पर किया था। वहां का शासक करमाथी वंश था। 1178 ईस्वी में गुजरात में वहां के शासक भीम द्वितीय। 1181 ईस्वी में पंजाब पर वहां के शासक खुसरो मलिक। 1186 ईस्वी में पंजाब पर खुसरो मलिक यहाँ का शासक थे। 1191 में तैराइन का प्रथम युद्ध हुआ। उस समय शासक थे पृथ्वीराज चौहान।
1192 ईस्वी तैराइन का द्वितीय युद्ध। उस समय शासक थे पृथ्वीराज चौहान। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। उस समय शासक थे जयचंद। 1195 ईस्वी में बयाना पर आक्रमण किया था। उस समय शासक थे भीम द्वितीय। 1205 ईस्वी में किया था खोखरों के विरुद्ध तैराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम मैजुद्दीन मुहम्मद और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तवर हिंद पर अधिकार को लेकर 1191 ईस्वी में तैराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इसे इतिहास में तैराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था। पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश के प्रसिद्ध शासक थे। चहमानों को पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार के क्रम में गुजरात के चालुक्यों तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गढ़वालों का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने तवर हिंद पर 12 महीने तक घेरा डालने के पश्चात अधिकार कर लिया, लेकिन उसने गौरियों को पंजाब से बाहर भेजने का कोई प्रयास नहीं किया। 1192 ईस्वी में हुए तैराइन का दूसरे युद्ध को भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ माना गया है। इस युद्ध के लिए मोहम्मद गौरी ने बहुत सावधानी पूर्वक तैयारी किया था, जिसमें इसने 1,20,000 सैनिक के साथ आक्रमण किया। इसमें 10,000 घुड़सवार और धनुर्धारी भी शामिल थे। गौरी की सेना में घुड़सवार सैनिकों की बड़ी संख्या थी, जो इस्पात के बख्तरबंद ढाल से सुसज्जित थे। पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में अपने 3 लाख सैनिकों के साथ आया था, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार और 300 हाथी भी शामिल था। भारतीय सेना संख्या बल में तुर्क सेना से अधिक थी, लेकिन तुर्क सेना अधिक सुसंगठित थी और उसे उचित सैनिक नेतृत्व भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान और तैराइन का प्रथम युद्ध का अनुभवी सेनापति स्कंद अनंत्र दूसरे स्थान पर मोर्चा संभाले हुए था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की उपस्थिति के खतरे के आभास से उत्तर भारत के लगभग सभी राजाओं से सहायता मांगी थी। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां को भेजा, लेकिन कनौज के शासक जयचंद ने ऐसा नहीं किया, जिसका कारण दोनों राज्यों के मध्य पुराना विवाद था। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और तीव्र गतिशीलता तैराइन के दूसरे युद्ध की जीत में निर्णायक सिद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था, लेकिन सरस्वती किला वर्तमान सिरसा के नजदीक उसे बंदी बना लिया गया। तुर्क सेना ने हांसी, सरस्वती और शमना के किलों पर अधिकार करने के साथ साथ अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अजमेर जीतने के पश्चात भी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने दिया। इसके साक्ष्य के रूप में कुछ सिक्के ऐसे मिलते हैं जो युद्ध के बाद के हैं, जिसके एक ओर तिथि तथा पृथ्वीराज अंकित है तथा दूसरी ओर श्री मुहम्मद शाम लिखा हुआ है। तराइन युद्ध 1192 ईस्वी के कुछ समय पश्चात पृथ्वीराज चौहान की षड्यंत्र करने के आरोप में मोहम्मद गौरी के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके पश्चात पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर की गद्दी पर बैठाया गया। तुर्कों ने अजमेर पर फिर से अधिकार कर लिया और उसका शासन एक तुर्क सेनापति को सौंप दिया। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने वहां से रणथंभौर जाकर एक नए शक्तिशाली चौहान राज की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र में और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया।
इस प्रकार तराइन और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी, लेकिन तुर्कों के लिए इन जीते गए क्षेत्रों पर अपने आधिपत्य को स्थायित्व देना कठिन कार्य था। मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी तक जीवित रहा। इसने अपने शासन काल में ही दिल्ली के दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए बयाना और ग्वालियर के मजबूत किले को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण पश्चिम बंगाल के खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए था। इसने खोखरों की एक बड़ी जनसंख्या की हत्या कर दिया था। इस अभियान के पूरा होने के पश्चात गजनी की लौटते समय एक कट्टरपंथी मुसलमान द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया। गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों का विजय। 1192 और 1206 ईस्वी के मध्य तुर्क शासन गंगा यमुना दोआब पर और उसके आसपास के प्रदेशों तक विस्तृत हो गया था। तुर्कों ने बिहार और बंगाल पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दोआब पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तुर्कों को सबसे पहले कनौज के गढ़वाल राज्य को जीतना पड़ा। गढ़वाल शासक जयचंद कनौज पर शांतिपूर्वक शासन कर रहा था। वह उस समय भारत का शक्तिशाली राजा माना जाता था, किंतु वह एक अच्छा योद्धा नहीं था, क्योंकि बंगाल के सेन शासकों से वह पहले ही पराजित हो चुका था। तराइन युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी भारत का शासन अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस लौट गया। 2 वर्ष के पश्चात तुर्कों ने ऊपरी दोआब के हिस्से को जीत लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना नदी को पार करके कनौज पर आक्रमण कर दिया। कनौज के नजदीक चंदावर, वर्तमान में फिरोजाबाद नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी बनारस की ओर बढ़ा। वहां इसने अत्यधिक लूटपाट की और अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुर्कों का शासन विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो गया, जिसकी सीमा बिहार को स्पर्श करती थी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ही उसने स्वतंत्र गुलाम वंश की स्थापना की। तुर्कों को अधिक सफलता पूरब से प्राप्त हुई, जिसका एक प्रमुख कारण बख्तियार खिलजी नामक अधिकारी था, जिसे बनारस से पूरब की ओर से कुछ क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में कोई मजबूत शक्ति उपस्थित नहीं थी, जिसका लाभ उठाकर इसने बिहार पर अनेक आक्रमण किए। अपने आक्रमण के दौरान इसने बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध विहार, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इस दौरान बख्तियार खिलजी ने अत्यधिक धन इकट्ठा कर लिया और अपने अनुगामियों का एक दल भी खड़ा कर दिया। बख्तियार खिलजी बहुत सावधानी पूर्वक तैयारी करके नदिया, जो बंगाल में है, नदिया की ओर बढ़ा। नदिया एक तीर्थ स्थान है जहां सेन शासक लक्ष्मण सेन यात्रा के लिए गए हुए थे। बख्तियार खिलजी ने घोड़ों के सौदागर का वेश धारण करके 1204 ईस्वी में धोखे से राजमहल में प्रवेश करके अचानक आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से लक्ष्मण सेन अचंभित हो गए और यहां से भागकर सोनार गांव में जाकर शरण ले ली। बख्तियार खिलजी सेन शासकों की राजधानी लखनऊती की ओर बढ़ा और बिना किसी विरोध के उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय सेन शासक दक्षिण बंगाल के सोनार गांव में थे। लक्ष्मण सेन तथा ने वहां से दक्षिण बंगाल पर
अनेक वर्षों तक शासन किया। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने 10,000 घुड़सवारों के साथ देवकोट पर हमला किया। देवकोट में पराजय के बाद बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मिन्हास उस सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी के एक सैन्य नायक अली मर्दान ने देवकोट में उसकी हत्या कर दी थी। तुर्कों की सफलता के कारण तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रों में थी। सामंतवाद का प्रसार अर्थात स्थानीय भूमिपतियों और सरदारों के उदय के कारण भारतीय राज्यों का प्रशासनिक ढांचा और सैनिक संगठन कमजोर हो गया था। तुर्क अपनी जनजातीय संरचना और एकता तथा खालिसा प्रणालियों के विकास के कारण बड़ी एवं अस्थायी सेना रखते थे, जो लंबे समय तक मैदान में अस्थायी रहती थी, जबकि भारतीय शासक स्थानीय सरदारों पर निर्भर रहते थे और ये सरदार आपसी सामंजस्य नहीं रखते थे। युद्ध समाप्त होते ही वे तुरंत अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाते थे। राजपूत शासकों में राजनीतिक युद्ध दृष्टि का अभाव था। वह लड़ते लड़ते मर जाने में विश्वास रखते थे, जबकि तुर्क सैनिक युद्ध में रणनीति को महत्व देते थे और आगे बढ़ने के पश्चात पीछे भी आते थे। राजपूत शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत पर तुर्की विजय को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। भारतीय शासकों के मध्य एकता का अभाव उनकी पराजय का कारण बन गया। तुर्कों की विजय का प्रभाव। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहुराज्य तंत्र की समाप्ति हुई तथा एक केंद्रीय शक्ति के रूप में तुर्क स्थापित हुए। सामंतवाद समाप्त हुआ तथा राजनीतिक रूप से सशक्त शासन की स्थापना हुई। यह केंद्रीयकृत निरंकुश शासन व्यवस्था पर आधारित था। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। कानून तथा राजस्व प्रणाली की एकरूपता से वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास संभव हुआ। सैन्य संरचना में नया परिवर्तन आया। सेना के संगठन तथा रख रखाव की प्रणाली विकसित हुई। सेना में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश मिलना संभव हुआ। फारसी भाषा का विकास भारत में हुआ, जिसे राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इससे प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता आई और तुर्कों ने नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग आरंभ किया। इससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया और शहरी क्रांति उत्पन्न हुई। अतिरिक्त तथ्य है तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का सेनापति था। अरबों का भारत की समृद्धि के प्रति आक्रमण का एक कारण था, किंतु तत्कालीन कारण देवोल के लुटेरों द्वारा अरबी मालवाहक जहाज को लूटा जाना तथा राजा दाहिर द्वारा इन्हें दंड न दिया जाना था। मोहम्मद गौरी का पहला भारतीय अभियान 1175 ईस्वी में पंजाब का था। इसके पश्चात 1179 से 80 ईस्वी में पेशावर, 1186 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया। अरब और तुर्की आक्रमण के दौरान महत्वपूर्ण राजपूत साम्राज्य थे: तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, गढ़वाल और चंदेल। अरब और तुर्की आक्रमण की सफलता का कारण सैन्य श्रेष्ठता थी। राजपूत सेना की तुलना में तुर्की घुड़सवार सेना अधिक गतिशील एवं सक्रिय थी, जबकि राजपूत सेना हाथियों पर अधिक निर्भर थी। अलबरूनी ने आर्यभट्ट की महान रचना आर्यभट्टियम का अध्ययन किया था।